दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा छोटी छोटी खराबियों की वजह से हवाई जहाज क्रैश हो जाता है जिसमें कई लोगों की जान चली जाती है। साल 1972 में एक हवाई हादसा हुआ था जिसमें कुछ लोग चमत्कारी ढंग से जिंदा लौट आए थे। इस हादसे के पीछे कौन था और ये लोग कैसे जिंदा लौट आए थे जानेंगे आज की रोमांचक वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ऐसे ही दिमाग घुमा देने वाले फैक्ट जानने के लिए फैक्ट ज्ञानी के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों ये बात 12 अक्टूबर 1972 की है। रग्बी खेलने वाले कुछ खिलाड़ियों को मैच के दौरान चिली की राजधानी सैंटियागो जाना था, मगर चिली पहुंचने के लिए कॉमर्शियल फ्लाइट बड़ी महंगी थी। इन लोगों के पास इतना बजट नहीं था, इसलिए इन लोगों ने मजबूरी में एक पुराने एरोप्लेन को किराए पे ले लिया। इस एरोप्लेन का नाम फेयरचाइल्ड FH-227D था, जो अपने भारी वजन और कमजोर इंजन की वजह से काफी बदनाम था, मगर चिली जाने के लिए सबसे सस्ता साधन था और इन खिलाड़ियों को चिली की राजधानी सैंटियागो जाना था। आखिरकार इन लोगों ने इस प्लेन में जाने का फैसला ले लिया। इस प्लेन में कुल 45 लोग थे, जिनमें खिलाड़ियों के अलावा उनके फैमिली मेंबर, कुछ समर्थक और 5 क्रू मेंबर शामिल थे। आखिरकार एंडीज माउंटेन रेंज को पार करने का सफर शुरू हुआ, लेकिन पहाड़ में आए जबरदस्त बर्फीले तूफान की वजह से इनको अर्जेंटीना के मेंडोजा शहर में रुकना पड़ा। तूफान के रुकने का कोई आसार नजर नहीं आ रहा था। इन लोगों ने एक नए रास्ते की तरफ उड़ान चालू कर दी, जो कि 13 अक्टूबर को यह सफर फिर से चालू हो गया और ये लोग सफर का ज्यादा देर तक मजे नहीं ले पाए। सफर शुरू होने के कुछ देर बाद एरोप्लेन में तेज झटके लगने चालू हो गए। ये लोग समझ गए कि एरोप्लेन में कुछ गड़बड़ी हुई है। असल में प्लेन के पायलट से एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। घने बादलों की वजह से पायलट को लगा कि वो एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं, जबकि एयरपोर्ट 11 मिनट की दूरी पे था और इसीलिए पायलट ने प्लेन को नीचे कर दिया था, जिसकी वजह से प्लेन एक विशाल पर्वत के बीच में आ गया था और प्लेन में बैठे सारी यात्रियों की हालत खराब हो गई थी। पायलट ने प्लेन को विशाल चट्टानों से बचाने के लिए रफ्तार तेज करके ऊपर उठाने की कोशिश करी, लेकिन इस कोशिश में प्लेन का पिछला हिस्सा चट्टानों से जाकर टकरा गया और टूट गया। ये प्लेन अभी भी समुद्री तल से 13,800 फीट की ऊंचाई पर था। पिछला हिस्सा टूट जाने के बाद प्लेन बेकाबू हो गया था और नीचे की तरफ गिरने लगा था। गिरते हुए प्लेन की विंग्स दोनों चट्टानों से टकरा कर टूट गई, जिसके बाद प्लेन का अगला हिस्सा बाकी रह गया। प्लेन का बाकी बचा हुआ ये हिस्सा विशाल पहाड़ पे जाके क्रैश हो गया, लेकिन ये समस्या यहाँ पे खत्म नहीं होती है। बर्फ बेहद चिकनी थी, इसके कारण प्लेन नीचे की तरफ फिसलने लगा। फिसलते फिसलते आखिरकार प्लेन एक समतल जगह पे जाके रुक गया। प्लेन अभी भी समुद्री तल से 11,710 फीट की ऊंचाई पर था। प्लेन के अंदर माहौल बेहद डराने वाले थे। हर तरफ रोने और चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। बहुत से लोग ऐसे भी थे जिनको गंभीर चोटें भी आई थी। वो लोग पृथ्वी के एक ऐसे वीरान जगह पे थे जिसका कोई नामो निशान नहीं था। इस जगह पर टेम्परेचर -22 डिग्री सेल्सियस था। वहाँ पे लोगों को सांस लेने में भी बहुत मुश्किलें आ रही थी और जिन लोगों को कम चोटें आई थी वो दूसरे लोगों की मदद कर रहे थे। और वहाँ पे बहुत से ऐसे भी लोग थे जिन लोगों को जानलेवा चोटें भी आई थी, जिसमें नामदो नाम का एक खिलाड़ी वो कोमा में चले गया था। इस समय तक कुल 12 लोगों की जान चली गई थी। ठंड से बचने के लिए खिलाड़ियों ने प्लेन का पिछला हिस्सा सामान और सूटकेस से ब्लॉक कर दिया था। इनको ऐसा लगा कि कोई बचाव टीम इन्हें बचाने के लिए आएगी, पर ये गलतफहमी में थे। प्लेन के अंदर पहली रात बड़ी मुश्किल से गुजरी और सुबह होते होते तक 5 लोग और मर गए और नांदो अभी भी कोमा में था, जबकि उसकी माँ की मौत हो गई थी और उसकी बहन भी मरने की हालत में थी। प्लेन का रंग सफेद होने के कारण उन्हें ढूंढना बेहद मुश्किल था और प्लेन में कुछ लोग ऐसे भी थे उनकी मौत कभी भी हो सकती थी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, पायलट की मौत हो चुकी थी और को पायलट काफी गंभीर था। को पायलट ने खिलाड़ियों से कहा कि उसे वो गोली मार दें ताकि उसे दर्द से छुटकारा मिल जाए, और खिलाड़ियों ने ऐसा करने से मना कर दिया था। और खिलाड़ियों को ऐसा लगा कि उन्हें जिंदा रखने के लिए कुछ खाने का इंतजाम जरूर करना चाहिए और उन्होंने प्लेन के अंदर खाना इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और उन्होंने देखा कि शराब और सिगरेट के अलावा चॉकलेट, कैंडी और जैम के कुछ डिब्बे उसमें पड़े हुए थे। दिन बीतते गए और लोग मरते गए। प्लेन क्रैश होने के 10वें दिन के बाद नांदो को होश आया और उसने उठ के देखा कि उसकी बहन अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ले रही थी। नांदो की बहन ने उसके हाथ में अपनी आखिरी सांस ली और अब सबको एहसास हो गया था कि उनको बचाने कोई नहीं आने वाला। इस वीरान पहाड़ पे लोग भूख से तड़प रहे थे और भूख के कारण नांदो का मनोबल टूटने लगा था। नांदो ने कहा, मैं मरे हुए पायलट को खाना चाहता हूँ, और ये बात और लोगों के दिमाग में चलने लगी। प्लेन में खाने का एक तिनका भी नहीं बचा था। खिलाड़ियों का दिमाग भूख के कारण बगावत करने लगा था और उन्हें पता था जिंदा रहने के लिए मरे हुए साथियों का मांस खाना पड़ेगा। इस समय तक प्लेन में कुल 27 लोग जिंदा थे और इतने लोगों को खाना इकट्ठा करना नामुमकिन था। आखिरकार उन्होंने अपने मरे हुए साथियों का मांस खाने का फैसला ले लिया, जिसकी शुरुआत उन्होंने पायलट से की।
और कुछ दिन इस तरह ही बीतते गए और 17वें दिन की रात को उन्हें एक तेज आवाज़ सुनाई दी और वो बाहर निकल के देखे तो एक विशाल सा तूफान उनकी तरफ आ रहा था और कुछ मिनटों में वो तूफान उनके प्लेन तक पहुंच चुका था और इस तूफान में 8 लोगों की और मौत हो गई। प्लेन पूरी तरीके से बर्फ़ से ढक गया था और इस बर्फ़ को पिघलने में 3 दिन का समय लग गया। दिन बीतते गए, वो अपने मरे हुए साथियों का मांस खाते रहे और ये लोग गर्माहट के लिए सिगरेट पीते थे और रोज़ मदद के लिए तलाश में जाते थे। लेकिन कुछ दूर जाते ही ये बुरी तरीके से थक के लौट आते थे और एक चीज़ और उन्हें परेशान कर रही थी, स्नो ब्लाइंडनेस। सूर्य की रोशनी बर्फ़ में इतनी तेज चमकती थी, इसीलिए उन लोगों को अंधेपन होने की समस्या होने लगी थी और इस समस्या से बचने के लिए उन लोगों ने बर्फ़ में चलने वाले कामचलाऊ जूते और चश्मे बनाए ताकि वो बर्फ़ में ज़्यादा दूर तक चल सकें। खोज के दौरान इन लोगों को जहाज का एक टुकड़ा मिला। उस टुकड़े में कुछ चॉकलेट, टॉफ़ी और रेडियो बैटरी मिली। उस रात वो लोग वहीं पे रुक गए। अगली सुबह वो उस उम्मीद से लौटे कि वापस जाके हम बैटरी की मदद से रेडियो को चालू करेंगे, लेकिन किसी को रेडियो के बारे में कुछ पता नहीं था। इस समय तक कुल 16 लोग जिंदा बचे थे। उन लोगों को भी लगने लगा था कुछ दिन में वो भी मर जाएंगे और नांदो ने सोचा कि कुछ लोगों को मदद लेने के लिए चिली जाना चाहिए। हालांकि बर्फ़ को पार करके 69 किलोमीटर दूर चिली पहुंचना नामुमकिन लग रहा था, लेकिन इसके अलावा और कुछ रास्ता भी नहीं था। और फिर सबकी सहमति से ये फाइनल हुआ कि नांदो के साथ रॉबर्टो और विस्टिंग नाम के ये 2 लोग जाएंगे। ये लोग नामुमकिन दिखने वाले सफ़र पे चल पड़े। 3 दिन सफ़र करने के बाद विस्टिंग की हिम्मत जवाब दे गई और वो वापस प्लेन की तरफ लौट गया, लेकिन नांदो और रॉबर्टो ने अपना सफ़र जारी रखा। आखिरकार 8वें दिन सफ़र करने के बाद उन्हें एक नदी दिखाई दी। नदी के उस पार एक आदमी खड़ा था। उन्होंने एक लेटर लिख के उस पत्थर की मदद से उसकी तरफ फेंका। वो आदमी लेटर पढ़ के मदद का वादा करके वहाँ से चले गया। नांदो और रॉबर्टो ने उस दिन नदी के किनारे अपना डेरा डाल लिया। 2 दिनों के बाद इन दोनों की मदद करने के लिए आर्मी पहुंच गई। आर्मी ने तय किया कि बाकी लोगों की मदद करने के लिए नांदो उनके साथ हेलीकॉप्टर में जाएगा। कुछ देर आराम करने के बाद नांदो आर्मी के साथ निकल पड़ा। क्रैश होने के 72वें दिन सभी 16 लोगों को बचा लिया गया। सभी लोग इनके लौटने का जश्न मना रहे थे, लेकिन एक सवाल का जवाब किसी पे नहीं था, बिना खाए पिए 72 दिन तक कैसे जिंदा रह पाए। कुछ दिन बाद घटना स्थल की एक फोटो छपी जिसमें इंसानी शरीर के कंकाल मिले। इन लोगों के 72 दिन तक जिंदा रहने का राज खुल गया। कुछ लोगों ने इनका विरोध किया और कुछ लोगों ने इनको नरभक्षी और आदमखोर जैसे नामों से बुलाया, लेकिन नांदो ने एक इंटरव्यू के दौरान बोला कि पहाड़ पे जिंदा रहने का एक जरिया यही था। दोस्तों, उनको जैसा ठीक लगा उन्होंने वैसा किया। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।